नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जैसलमेर में एक मोबाइल शोरूम से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हनुमान चौराहे स्थित एक मोबाइल शोरूम में गुरुवार की देर रात चोरों ने 2 लाख की नकदी और 8 लाख के मोबाइल के साथ साथ 2.5 लाख के मोबाइल एसेसरीज पर भी हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि इस मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्याह रात में सफेद कपड़ों में एक नकाबपोश चोर शटर उठाकर उसके नीचे शोरूम में दाखिल होता है। चोर के हाथ में एक बड़ा सा बैग भी होता है जिसमें वो मोबाइल निकाल कर भरता है। इस दौरान वो मोबाइल एसेसरीज पर भी हाथ साफ कर लेता है। साथ ही ड्रॉअर में रखी करीब 2 लाख की नकदी भी उठा लेता है। खास बात यह है कि एक चोर दुकान के अंदर दाखिल होकर चोरी कर रहा होता है तो 2 चोर बाहर उसकी निगरानी में लगे थे। सुबह सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो शोरूम मालिक को खबर दी और यहाँ आकर उसने अपने शोरूम की जो हालत देखी उससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। चोरों ने चोरी के साथ साथ पूरे शोरूम की हालत भी बिगाड़ दी है। टोंक जिले के मालपुरा ब्लॉक से कोविड प्रबंधन को लेकर बड़ी लापरवाही वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मालपुरा ब्लॉक से लिए गए 547 कोविड सैंपल 7 दिन बाद भी टोंक अस्पताल की टेस्ट लैब तक नहीं पहुंचे। और दूसरी ओर टोंक जिला प्रशासन मालपुरा अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विद्या मगनानी, सहायक प्रभारी जीताराम मीणा और बीसीएमओ डॉक्टर संजीव चौधरी को बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत मिटाने और बचाव के आंकड़े जुटाने में लगा है। दरअसल 6 जनवरी को मालपुरा अस्पताल प्रभारी ने बीसीएमओ डॉक्टर संजीव चौधरी को अलिखित आदेश के तहत मालपुरा ब्लॉक से लिए गए 547 कोविड सैंपल का किट बीएमसीओ कार्यालय में एक निजी एजेंसी के वाहन चालक के साथ टोंक के लिए भेजा था। लेकिन वो सैंपल 7 दिन बीत जाने के बाद भी टोंक लैब नहीं पहुंचे हैं और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि वो सैंपल गए तो गए कहां। आपको बता दें कि नियम अनुसार लैब टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ ही सैंपल लेकर टोंक जा सकता है, लेकिन जिस तरह से यहां से सैंपल भेजे गए उससे मालपुरा अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लाजमी है। इस तरह 547 लोगों के सैंपल गायब होने से ये पता लगाना अब मुश्किल हो गया है कि उनमें से कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं और अब तक कहां घूम चुके हैं। संक्रमण काल में रोडवेज की बसों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर रोडवेज की बसों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब हैं और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बेमानी है। दौसा से लालसोट जा रही रोडवेज की इस बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी गई हैं। जिसे सीट मिल गई वो राहत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ये राहत भी हो सकती है कि आफत लेकर आ जाए, क्योंकि बस में जितनी भीड़ है उसमें अगर एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर बस में बैठे सभी सवारियों की जान मुश्किल में है। राज्य सरकार ने बस में मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है। साथ ही ये भी कहा है कि बस में सवारियों को बिठाते वक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, लेकिन यहाँ ना तो किसी को नियमों की परवाह है और ना ही अपने और अपनों की जान की। चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य डाकघर में सालों तक अकाउंटेंट के पद पर काम करने वाले सागरमल सहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं उनके मुताबिक सागरमल ने पहले तो यहाँ के लोगों का भरोसा जीता और लोगों से अलग अलग वजह बताकर पैसे लिए। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों के पैसे खाते में जमा भी नहीं करवाए और फिर एक दिन पूरे परिवार के साथ गायब हो गया। सागरमल सहलोत ने जिन लोगों को ठगा है उनमें से एक रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र सिंह चौहान भी हैं, जिनकी आरडी का पैसा हड़पने के साथ साथ मदद के तौर पर लिए 1 लाख रुपए लौटाए बिना ही वो गायब हो गया है। मैंने उससे कहा भी कि मुझे पैसे वापस दे, तो बोला कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, दिवाली तक दे दूंगा। फिर इसके बाद में मुझे पता लगा, मैं तो समझ भी नहीं पाया। 20 दिन बाद मैं जब फोन किया उसको तो पता लगा कि वो तो वहाँ से लापता है। इस मामले में डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सागरमल रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और जिस बारे में पुलिस ने में रिपोर्ट की गई जनता के द्वारा, शिकायतकर्ताओं के द्वारा, तो उस जो भी कार्यालय से रिपोर्ट उनसे संबंधित चाहा गया तो उनको उपलब्ध कराया गया।
जालौर में पानी के बीच टापू से नजर आने वाले जगहों पर बने ये इमारत सिस्टम की लापरवाही का वो नमूना है जिसे देखकर सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाए जा सकते हैं। करीब 20 साल पहले यहाँ करोड़ों की लागत से बने सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए फ्लैट और करीब 10 विभागों के दफ्तर का हाल बेहाल हो गया है। बताया जा रहा है कि जब ये दफ्तर और अपार्टमेंट्स बने थे तब ये इलाका सूखा था, लेकिन धीरे धीरे इस इलाके में शहर का गंदा पानी जमा होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को रहना और दफ्तर आना मुश्किल हो गया है। अचंभे की बात यह है कि महज 20 लाख रुपए की लागत से अगर यहाँ एक नाला बना दिया गया होता तो फिर यहाँ की ऐसी हालत नहीं होती, लेकिन ना नाला बना और ना इनकी तस्वीर बदली। 1-2 दिन का नहीं, पिछले 10 साल से इसी तरीके से पानी है, जिसकी वजह से करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास के बने हुए फ्लैट्स और भवन है वो नाकारा साबित हो गए हैं, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। अभी कुछ दफ्तर यहाँ चल रहे हैं, उनकी ओर कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन कभी कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ से फंसे पानी को निकालने की। बाग में नाला पक्का बना हुआ है और शेष बाग एक कच्चा नाला बना हुआ है जो जेसीबी से खुदा हुआ है। उससे पानी सीपेज होकर के जो पास में कॉलोनियां है, नर्मदा कॉलोनी है, उसमें भी जा रहा था। वो 20% पानी उसमें से जा रहा था सीपेज होकर के, सफाई नहीं होने नाले से। आज हमने मौके पर जेसीबी मशीन लगा करके सफाई के कार्य स्टार्ट करवा दिया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। आप देख सकते हैं कैसे ये कार रिवर्स गियर में बेकाबू हो गई और फिर इसने इस ठेले के पास खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ नजर आता है कि एक ठेले के पास कुछ लोग खड़े हैं। तभी कार की एक्सीलेटर की जोरदार आवाज सुनकर लोग उधर देखने लगते हैं। कुछ लोग अंदर से बाहर की ओर भी निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल कार रिवर्स गियर में इनकी ओर तेजी से आने लगती है। कार को इस कदर पीछे आते देख लोग भागते भी हैं, लेकिन कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि एक महिला समेत 2 लोग कार की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार इन लोगों को कुचलने के बाद यहीं रुक जाती हो। ये कार सड़क का पूरा चक्कर लगाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। एक और सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों में पहले वाला हादसा तो नजर आता ही है, साथ ही कार वहां 2 लोगों को कुचलने के बाद पूरी सड़क को पार कर दूसरी तरफ चली जाती है। बताया जा रहा है कि रिवर्स गियर लगाने के दौरान ड्राइवर के नियंत्रण से कार बाहर हो गई और उसकी चपेट में 2 लोग आ गए। घायल हुए दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ओवैसी की पार्टी AIMIM के कई कार्यकर्ताओं को बिरयानी खाना उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने इस बिरयानी पार्टी पर छापा मार दिया। इसके बाद बिरयानी पार्टी का मजा ले रहे लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। इस बिरयानी पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग AIMIM के दफ्तर में बिरयानी खाते नजर आ रहे हैं। वहां काफी भीड़ थी, इसीलिए जिन्हें कुर्सियां नहीं मिली वो लोग जमीन पर बैठकर ही बिरयानी पर टूट पड़े। बताया गया कि इससे पहले वहां पार्टी की बैठक हुई, जिसके बाद AIMIM के समर्थकों के बीच बिरयानी परोसी गई। खास बात यह है कि जैसे ही पुलिस को इस बिरयानी पार्टी की खबर लगी, मौके पर कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और AIMIM के जिला अध्यक्ष समेत 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने जिला प्रशासन से इस बैठक की अनुमति नहीं ली थी। हरियाणा के यमुनानगर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त टीचरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों से वहां पर पहुंचे थे और बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का हवाला देते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों में भरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। हिरासत में लिए जाने से भड़के प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और नौकरी बहाल नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। इससे पहले नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर इन बर्खास्त टीचरों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 1.5 साल पहले राज्य सरकार ने उन्हें नौकरी पर बहाल करने का भरोसा दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बीजेपी उनकी हत्या की साजिश बता रही है और उनकी सलामती के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से देश भर में पूजा और हवन का सिलसिला जारी है। इसकी एक तस्वीर पटना से भी सामने आई। यहाँ एक स्कूल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए हवन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुईं। खास बात यह है कि हवन वाली जगह पर प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। इस हवन में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। ये भगवान से मांग है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री को दीर्घायु बनाया जाए। खास करके 5 तारीख की जो घटना हुई है पंजाब में, उसी के संदर्भ में ये सारे जो है आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही है। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख के तौर पर रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। GSLV Mk3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एस सोमनाथ इसरो प्रमुख के सिवन की जगह लेंगे। के सिवन का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है। इसरो के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एस सोमनाथ ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने के वास्ते विकसित करने की जरूरत है और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव की भी आवश्यकता है। आपको बता दें कि एस सोमनाथ देश के बेहतरीन रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक से पहले एस सोमनाथ तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं। एस सोमनाथ ने इसरो के रॉकेट्स के विकास में काफी ज्यादा योगदान दिया है। सोमनाथ लॉन्च व्हीकल की डिजाइनिंग के मास्टर हैं। वे लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स और पायरोटेक्निक्स के एक्सपर्ट हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं। हर साल की तरह यहाँ इस साल भी सबसे ज्यादा रेवड़ी और गजक की ही बिक्री हो रही है। मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में केवल रेवड़ी और गोल वाली गजक बनती थी। आज लगभग 30 से 40 तरह के आइटम बनते हैं। आप भी देख सकते हैं। हाँ जी, लोग आते हैं, फोन भी आते हैं, हम कुरियर भी करते हैं और बाहर के लोग आते हैं। आपको बता दें कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के दीवाने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हैं और यही वजह है कि मेरठ में हर साल सर्दियों में सिर्फ रेवड़ी और गजक का कारोबार करोड़ों में होता है। यहाँ के काजू वाली गजक, पट्टी वाली गजक, रामकला गजक, चॉकलेट गजक, मशरूम गजक, पिज्जा गजक, मूंगफली गजक और प्योर मक्खन की बनी गजक खास लोकप्रिय है। आपको बता दें कि तिल और गुड़ से बनी हुई रेवड़ी और गजक खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही ये सर्दियों के मौसम में कई बीमारियों से भी दूर रखती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले परंपरागत खिचड़ी मेला की तैयारी पूरी हो गई है। शुभ मुहूर्त के अनुसार बाबा गोरखनाथ को 15 जनवरी से खिचड़ी चढ़ना शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचेंगे। इसी को लेकर मंदिर प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले श्रद्धालु जनों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखते हुए उनके रुकने की व्यवस्था मंदिर परिसर और आसपास के धर्मशाला और होटलों में की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालु सुविधा पूर्वक भगवान गोरखनाथ का दर्शन कर सकें, इसके लिए बैरिकेडिंग का भी काम पूरा किया जा चुका है। साथ ही मंदिर परिसर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की गई है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें हजारों लाखों दर्शनार्थी श्रद्धालुजन भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन करते हैं। शासन प्रशासन की ओर से जो भी गाइडलाइन महामारी को देखते हुए जारी किया गया है, उसको हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि अगर खिचड़ी मतलब श्रद्धा से पूरी चढ़ाई जाए तो जो भी आपकी मन्नत होती है पूरी होती है।
कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ मेले के दौरान संगम स्नान से हर पाप धुल जाता है, साथ ही पुण्य फल मिलता है। लिहाजा वो सिर्फ कोरोना के खतरे की वजह से इस मेले से दूर नहीं रह सकते। अपना जो है पालन करो, थोड़ा दूरी बना के रहो, कोई कहीं मेला में जाए नहीं कोई। अब यूँ तो सब मरेंगे तो क्या होगा उसका, अपने आप मरना चाह रहे हैं तो मरो, उसका पालन करिए भाई। योगी जी, मोदी जी सब चिल्ला रहे हैं कि भाई इसका पालन करें, तो पालन करना चाहिए सबको। आपको बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। यहाँ कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2 दिन पहले माघ मेले में 38 लोगों के कोरोना संक्रमण की खबर आई थी, जिसमें पुलिस और पीएससी के 36 जवान भी शामिल थे। इस तरह बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन उस सख्ती का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्घाटन कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सीएम ममता बनर्जी ने इस मेले को छोटा रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल सरकार के भरोसे यहाँ की हाई कोर्ट ने गंगा सागर मेले के आयोजन की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद सख्त दिशा निर्देशों के साथ इस मेले का उद्घाटन किया गया है। मेले पर भीड़ भाड़ न हो, इसकी देखरेख के लिए यहाँ एक हाईटेक सेंटर बनाया गया है। साथ ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का विशेष महत्व है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा को लेकर प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके पीछे की मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य फल मिलता है वो गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही मिल जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात में पतंगबाजी का अपना अलग ही अंदाज है। उम्मीद है कि इस बार भी यहाँ के आसमान में हजारों लाखों रंग बिरंगे पतंग नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस बार गुजरात के राजकोट में जिन पतंगों की सबसे ज्यादा डिमांड है उनमें पीएम मोदी और अनुष्का विराट के चेहरे वाले पतंग शामिल हैं। अलग अलग रंग और आकार वाले पतंगों में पीएम मोदी की तारीफ के साथ साथ उनकी योजनाओं का भी जिक्र है। इसके साथ साथ यहाँ बिक्री के लिए रखे गए पतंगों में सुपर हीरो और कार्टून नेटवर्क के किरदारों की भी तस्वीरें लगी हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से यहाँ पतंगबाजी को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं, लेकिन फिर भी पतंगबाजी के शौकीन लोगों का कहना है कि वो गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, लेकिन पतंगबाजी भी जरूर करेंगे। अभी कोरोना का समय है तो इसलिए अभी सुबह परिवार के साथ आए हैं। शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है तो अभी सुबह आए हैं कि भीड़ का सामना ना करना पड़े और हम कोरोना से सेफ रह सके। इस साल तो काफ़ी रिस्पॉन्स लो रहा है, लेकिन इस बार विराट कोहली, सलमान खान जो काफ़ी जो हिट मूवीज रही है उन लोगों की बेस्ट पतंग आई है। पंजाब के अमृतसर में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाली पतंगबाजी पर इस बार कोरोना और मौसम ने डबल अटैक किया है। हाल ये है कि पतंग बाजार में बड़ी संख्या में पतंगें खराब होकर जमीन पर पड़ी हैं और इन्हें खरीदने वालों की संख्या में भी भारी कमी आई है। दरअसल पतंगबाजी से पहले जिस तरह से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पतंग बाजार में जिस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही है, उससे कई लोग पतंग बाजार आने से डरने लगे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ आए लोग ना तो मास्क पहने हुए हैं और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। उधर धुंध की वजह से भी कागज से बनी पतंग खराब हो रही हैं। पतंगबाजों को लगता है कि अगर धुंध का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर पतंगें आसमान में उड़ ही नहीं पाएंगी। ऐसे में पतंग खरीदना बेकार है और पतंग ना बिकने से यहाँ के पतंग कारीगर संकट में आ गए हैं और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी केनाल में सैकड़ों की संख्या में विदेशी पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और यहाँ इन पक्षियों को देखने के लिए लोगों का मेला भी लगने लगा है। आपको बता दें कि हर साल इस मौसम में विदेशी पक्षी डेरा डालते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में टफरेड पिनटेल, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन पोचार्ड, कोमल टेल, कॉमन ब्लैक पोचार्ड, मेडिन इग्नेट और ब्लैक इग्रेक शामिल हैं। खास बात यह है कि इन पक्षियों को जैसा खाना चाहिए वैसा खाना उत्तर बंगाल की नदियों में मिलता है। यही वजह है कि यहाँ विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में डेरा डालते हैं। हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि ये फुलबाड़ी में
आपका ऑलमोस्ट 200 से 200 प्लस इस बार दिखा गया है यहाँ पर। ये हम और आपका यहाँ पर एनजीटी के एक वर्डिक्ट की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत काम कर रहा है, यहाँ पर प्लांटेशन का काम हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के क्वेटा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। सुरक्षा और बेहतर सुविधा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी कुछ खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को घेर कर पीटते दिखे। इससे पहले उसे सड़क पर घसीटा भी गया। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला तो उस पर ऐसा टूटा जैसे लगा कि उसकी जान ही लेकर दम लेगा। इसी बीच वो प्रदर्शनकारी जुल्म ढा रहे पुलिस वालों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हंगामा बढ़ा तो वहां धरना दे रहे बाकी डॉक्टरों से भी पुलिस वाले उलझ गए और जबरन उन्हें गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। डॉक्टरों और पुलिस के बीच वहां यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों को खदेड़ते हुए वहां से हटा दिया। बात यह है कि बलूचिस्तान में युवा डॉक्टर सरकारी अस्पतालों की बदहाली से तंग हैं, जहां ना तो दवा है ना मशीनें, और डॉक्टरों पर हमले भी खूब होते हैं, जिसके विरोध में क्वेटा में बीते 3 दिनों से डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसी कड़ी में उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा। तालिबान ने अपने 500 लड़ाकों की एक यूनिट को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की। अफगानिस्तान छोड़ने के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हथियार और दूसरे साजो सामान छोड़कर गए थे, तालिबान ने उसी से अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। यही नहीं, 500 लड़ाकों की पहले बैच को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए बाकायदा ग्रेजुएशन सेरेमनी भी आयोजित की गई। वहां के हेरात से सामने आई तस्वीरों में तालिबान के लड़ाके फौजियों वाली वर्दी पहनकर कदमताल करते नजर आए। समारोह में हिस्सा लेने के लिए तालिबान की सरकार के कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे और मंच पर बैठे नजर आए। इनके सामने ही लड़ाकों ने परेड शुरू की और अपना दमखम दिखाया। अमेरिका के छोड़े हथियार और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बदला कि उन्हें देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये तालिबान के वही लड़ाके हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी भी कुछ इसी तरह आयोजित की गई, जैसे ज्यादातर देश अपने सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आयोजित करते हैं। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बलों के जवानों से भिड़ गए। खबर है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसी वजह से यह हंगामा हुआ। फिलिस्तीनी लोगों की गिरफ्तारी की बात पर फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे। वो भी 1-2 लोग नहीं बल्कि कई लोग। हालांकि जल्द ही उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर तो वहां आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि हंगामा कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर हमले के साथ आगजनी भी की। कुछ ने वहां डटे रहने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर हमले इतने तेज हो गए कि आखिरकार उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।